हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे हीट वेव से रिलेटेड। खासकर जो है आपको दिखाई देगा, अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए या पश्चिमी प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में बात किया जाए तो ऐसा कयास भी लगाया जा रहा था, ऐसा बताया भी जा रहा था और ऐसा उसका असर भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है अल नीनो का, है ना। अल नीनो जब आता है तो भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। लेकिन अभी जो मैं बात बताने वाला हूं उसमें आपको दिखाई देगा कि पूरा का पूरा यूरोप इस समय हीट वेव के चपेट में आ गया है और कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके कारण आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि बहुत सारे लोग, लगभग 1300 से अधिक लोगों की लगभग डेथ हो चुकी है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो जो करतार की जो 13 से बनी होती है वह वहाँ पे पिघल गई हैं। जर्मनी में जो आपको दिखाई देगा कि जो रेलवे लाइन्स है, जो उसकी पटरियाँ जो हैं वो भी थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो आखिर कहने की बात यह है कि यूरोप में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। अब आप चूंकि थोड़ा सा ज्योग्राफी के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि यूरोप का भौगोलिक जो विस्तार है वो आपको दिखाई देगा कि शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। जैसे नॉर्वे जैसे देश आप अगर देखेंगे, स्वीडन जैसे देश देखेंगे, फिनलैंड जैसे देशों को देखेंगे आप, तो वह ज़्यादातर उसका पार्ट जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। लेकिन वही यूरोप में आप देखेंगे जर्मनी से लेके, ब्रिटेन से लेके और जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ये सब जो क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दिखाई देंगे। वो अलग बात है कि दक्षिणी यूरोप थोड़ा सा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है, बात यह है कि अगर शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ पे तो भीषण गर्मी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हीट वेव का प्रकोप नहीं होना चाहिए इतने बड़े लेवल पे। तो आखिर हीट वेव का प्रकोप क्यों हो रहा है या क्या, कैसे यहाँ पे हीट वेव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें आपको बहुत पहले ही आपको दिखाई देगा कि 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था। उसमें जैसे इवन उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपने देखा होगा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था उसमें निर्णय लिए गए थे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के लिए, जिसमें यूवी जो किरणें हैं प्रकाश के वो आती हैं, जिसके कारण आपको दिखाई देगा कि ओजोन परत का क्षय हो रहा था। लेकिन यह जो प्रभाव आपको दिखाई देगा वह ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस गैसों के जो इमिशंस हैं उसके कारण। अब आखिर ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जो है एक प्रकार की ऐसे गैसें हैं जो लघु तरंग दैर्घ्य या लघु विकिरण के लिए, लघु विकिरण यानी सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसके लिए पारदर्शी होते हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा कि पार्थिव विकिरण के लिए वह अपारदर्शी होते हैं। अर्थात सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी में मिलती है, पृथ्वी को मिलती है टेम्परेचर, वहां से तो आ जाता है, लेकिन पृथ्वी जब अपना टेम्परेचर रिलीज करती है तो रिलीज करने के कारण आपको दिखाई देगा यह ग्रीन हाउस गैसेज अगर नहीं होते तो पूरा का पूरा टेम्परेचर रिलीज हो जाता। अब पूरा का पूरा टेम्परेचर रिलीज हो जाता तो पृथ्वी बिल्कुल ही ठंडी हो जाती। वह भी स्थिति रहने लायक पृथ्वी पे नहीं होता या वनस्पति या जीव जंतुओं के अनुकूलन के लिए नहीं होता। तो इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस पूर्ण रूप से समाप्त होना क्या जरूरी है? नहीं, ग्रीन हाउस गैसों का होना तो जरूरी है, लेकिन इनका मात्रात्मक वैल्यू ज्यादा होने के कारण यह मुख्य रूप से जो इमिशंस हो रही गैसें हैं उसमें अधिकांश गैसें जो बाहर चली जा रही थी पार्थिव विकिरण, और कुछ जो यहाँ पे बच जा रही थी जो पृथ्वी को रहने के अनुकूल बना रही थी, वह स्थिति और निगेटिव में चली गई है। निगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि इन ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। यह मानवकृत या फिर से प्राकृतिक कारण भी आप कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण इसमें तुच्छ है, बहुत कम आपको दिखाई देगा। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो इसमें बहुत कम, या आंधी तूफान हो गए तो यह जो प्राकृतिक कारण है बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन मानवकृत जो कारण है यह सबसे ज्यादा इसमें मानव जो है हस्तक्षेप किया है। वह कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा वनों के कटाई से लेकर और कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस या जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके इमिशन को बढ़ावा देने के लिए, जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि अल्टीमेटली रूप से मानव ही प्रत्यक्ष रूप से ज्यादातर आपको जिम्मेदार दिखाई देगा या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो यह ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को बढ़ाया। अब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ गई तो कारण उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मात्रा जब बढ़ गई तो जो कुछ मात्रा में पार्थिव विकिरण रिलीज हो जाता था वह और ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल में ही रहेगा।
अब रहेगा तो पृथ्वी जो है वह जिस तरह पूर्व स्थिति में थी वह धीरे धीरे उस स्थिति में जा रही है, अर्थात इसके अंदर जो हीट है वह और बढ़ रहा है। यानी पृथ्वी का पार्थिव जो या पृथ्वी जो है वह मुख्य रूप से उसका हीट जो है या उष्मा जो है वह बढ़ रहा है। अब बढ़ने के कारण आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे रह रहे जीव जंतु प्राणी जगत इन सभी के लिए आगे आने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग जो है कॉप का निर्धारण किया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियां होती हैं, देश बैठते हैं, उसमें फंडिंग होती है। अच्छा, उसमें फंडिंग में भी बड़ा जो है घपला है। डेवलपिंग और डेवलप कंट्री कुछ अलग ही मांग करते हैं, डेवलपिंग कंट्री कुछ अलग ही मांग करता है। डेवलपिंग कंट्री का तो रोना भाई साथ में है ही है। क्यों है? क्योंकि उनका जो प्राकृतिक रिसोर्सेज थे वह कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल में यह जो आज के डेवलप्ड कंट्री हैं वह उनका प्रयोग करके अपने आप को डेवलप करके औद्योगिक क्रांति के समय अपने आप को डेवलप करके इतने बड़े मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन किए ये लोग कि आज भी अगर जो इमिशन हो रहा है उसके आधे मात्रा से भी कम इमिशन अभी हो रहा है जो ये लोग इमिशन उस समय किए थे। क्योंकि आपको पता होगा औद्योगिक क्रांति के समय अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई, और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ही नहीं बल्कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से या जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से आने वाली जो मशीनीकरण हुआ या मशीनों का जो संचालन हुआ उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस जो है और बढ़ गई और वायुमंडल में बढ़ गई, जिसके कारण आपको दिखाई देगा धीरे धीरे ये चीजें प्रभाव जो है होते हुए दिखाई देगी। दूसरा चीज यहाँ पे ये दिखाई देगा कि पृथ्वी चूंकि है और चूंकि यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है यूरोप, तो इस समय जो है आपको दिखाई देगा उत्तरी अयनांत में जून के टाइम में 21 जून के लगभग आसपास पृथ्वी जो है उत्तरी अयनांत में जाती है। यह कंसेप्ट जो लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। उत्तरी अयनांत में का मतलब हो गया कि पृथ्वी जो है सूर्य का जब घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करते करते जब परिक्रमा करती है तो जून 21 का जब आता है, 21 जून जब आता है तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है और जिस कक्षा पे जिस तल पे वह सूर्य की परिक्रमा करती है उसके अपेक्षा वो 66.5 अंश झुकी हुई है। तो झुकाव के कारण सूर्य का प्रकाश बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है 21 जून के आसपास। ये इसको उत्तरी अयनांत भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो आइसोलेशन है या सूर्यताप है वह ज्यादा मात्रा में पड़ती है 21 जून के बाद। तो यह महीना भी उस तरह का है जो जहाँ पे सूर्यताप ज्यादा दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन फिर भी यूरोप में क्यों दिखाई दे रहा है? इसका कई कारण है। एक तो ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन, दूसरा आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर जो उसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तीसरा जो समुद्री जल धाराएं हैं खासकर भूमध्य सागर का जो टेम्परेचर है वह आपको दिखाई देगा कि बढ़ रहा है, या फिर से अटलांटिक महासागर में जो विषुवतरेखीय जो आपको दिखाई देंगे कि जो जलधारा है या विषुवतरेखीय जो क्षेत्र है वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे आप भारत की बात करेंगे तो पहले सबसे ज़्यादा अगर औसत टेम्परेचर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल की ही ज़्यादा होती थी और अरब सागर की कम होती थी, जिसके कारण आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन आते थे वो बे ऑफ बंगाल के तरफ से ही आते थे। साइक्लोन सबसे कम मात्रा में अरब सागर में, लेकिन अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अरब सागर में भी आपको दिखाई देगा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं टेम्परेचर बदल रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो चूंकि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में यानी ध्रुवों की तरफ ठंडी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पे सीधा नहीं पड़ता है और विषुवत रेखा पे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो गर्म होती है। लेकिन घूर्णन के कारण महासागरीय धाराएं और पवनों के वेग या पवनों की गति और दिशा के कारण आपको दिखाई देगा कि पूरे पृथ्वी पर यह टेम्परेचर का, यह दबाव का, यह ताप का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको दिखाई देगा कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर टेम्परेचर जाता है और ठंडे क्षेत्र से टेम्परेचर गर्म क्षेत्र की ओर आता है। यह संचरण चलता रहता है। लेकिन इस समय जो कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा है आपको दिखाई देगा जो जाता है मुख्य रूप से आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा कि उत्तरी सागर की तरफ जाता है, यानी यूरोप में पहुंचता है, अर्थात यूरोप के पश्चिमी जो तट है वहां पे पहुंचता है। तो जब गल्फ स्ट्रीम जलधारा है यह टेम्परेचर बढ़ने के कारण यह जलधारा वहां पे जा रही है तो इसके कारण वहां पे लू या और भी जो वहां की हवाएं हैं वह गर्म हो गई और गर्म होने के कारण भी वहां पे इफेक्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए यूरोप जल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। सभी न्यूज चैनल आप खंगाल लेंगे सब जगह ये दिखाई दे रहा है यूरोप पिघल गया, यूरोप में ये चीज हो गया, ये दिखाई दे रहा है। जब सोचिए यूरोप पिघल गया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिघल गया, तो इसका प्रभाव जो ध्रुवीय क्षेत्र है जैसे अटलांटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है ना, तो आर्कटिक क्षेत्र हो गया या अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र हो गया जो कि सबसे ज्यादा अगर आपको दिखाई देगा कि जो जल की मात्रा है वहीं पे है, जो कि ग्लेशियर्स के रूप में है, बर्फ के रूप में है,
उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके पिघलने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे पिघलेगा ज़्यादा मात्रा में, क्या होगा, जो स्मॉल जो आइसलैंड्स हैं, जो द्वीपीय देश हैं, जिसकी बात की जा रही थी एनडीसी में, है ना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में, या जिसकी बात की जा रही थी कॉप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, जिसकी बात की जा रही थी यूएनएफसीसीसी की बैठक में, जिसमें आपको दिखाई देगा बड़े बड़े जिम्मेदार संस्था और बड़ी बड़ी जिम्मेदार जो कंपनियां हैं या बड़े बड़े जिम्मेदार जो देश हैं, जो आज अपने आप को या आज अन्य डेवलपिंग जो कंट्री हैं उनको कह देते हैं कि ये गवार है, या अनसिविलाइजेशन है, या अनसिविलाइज्ड है, या यहाँ पे कार्बन को इमिशन को नहीं रोका जा सकता है, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, कार्बन के इमिशन को नहीं रोक सकते हैं, वही लोग एक समय में सबसे ज्यादा कार्बन का इमिशन किए भी थे। और आज भी टॉप 10 में, अगर टॉप 5 में देखा जाए तो टॉप 1 और 2 में वही देश हैं जो कार्बन का इमिशन अभी भी कर रहे हैं। दूसरा, जहां फंडिंग करनी थी, जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इस पे, जैसे यूएनईपी हो गया और भी बहुत सारी संस्थाएं, यूएनएफसीसीसी हो गया, जो मुख्य रूप से इस पे काम कर रही थी बड़े लेवल पे, ताकि कैसे ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रोका जाए, फंडिंग किया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, ताकि स्मॉल जो आइसलैंड देश हैं उनमें भी हेल्प किया जाए, और हवा को कैप्चर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ऐसी चीजें चलाई जाए ताकि कार्बन का इमिशन कम हो या ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कम हो। लेकिन वहां से भी वह देश जो अपने आप में बहुत बड़े मतलब तिस्मार खान समझते हैं कि मतलब हम लोग ही सबसे अच्छे हैं, कार्बन के इमिशन हम लोग नहीं करते हैं, हमारा ही मतलब ये मर्जी नहीं है, हमारे मर्जी के बगैर ये चलता है, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके कारण यह इमिशन होता है, वो लोग यहाँ से एग्जिट हो गए। दूसरी की बात आपको दिखाई देगा कि यही 1 जनवरी 2026 से आपको यहीं पे इसी समय दिखाई देगा कि सीबैम टैक्स लगा हुआ था, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म जो है वह लगा हुआ था, एडजस्ट मैकेनिज्म, वह मुख्य रूप से जो सीबैम लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वह कहीं ना कहीं किसी दूसरे या अन्य डेवलपिंग कंट्री पे थोपने के लिए, ताकि उनका व्यापार जो हो रहा है उनसे वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो या उनके बाजार तक पहुंच न मिले, इसलिए है। नहीं तो कार्बन इमिशन में उनकी भी क्या योगदान है, और उन्होंने औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ था उस समय उन्होंने क्या किया था, जैसे भारत जैसे उपनिवेश में अगर बात किया जाए तो आज अभी भी वन भारत में जो आपको दिखाई देंगे 2.4% या कुछ भी जो बचे हुए हैं, उसमें भी आपको इस समय के पिछले 50 वर्ष से जो लगाए हुए वन है वह ज्यादातर दिखाई देंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय में जो मध्य प्रदेश के जो जंगल हो गए, दक्कन के पठारी क्षेत्र हो गए, झारखंड हो गया, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र हो गया, मेघालय पठार क्षेत्र हो गया, इवन नेपाल के बॉर्डर तक और जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहां तक के जितने पेड़ होती थी उनको कटवा के रेलवे लाइन बनवा दिया गया। औद्योगिक क्रांति के समय उनका कोयला ईंधन के रूप में सबसे बड़ा उपयोग किया गया, और तब जाके आज वो लोग कहते हैं कि नहीं पेड़ लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, खैर वो अलग चीज है। लेकिन इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि कोई भी करे, वो यूरोपियन यूनियंस करे, यूरोप के लोग करें, अंग्रेज करें, पश्चिमी देश करें, चाहे भारत के देश करें, भारत के लोग करें, या फिर से स्मॉल जो है आइसलैंड वाले देश करें, इमिशन कोई करेगा लेकिन इसका प्रभाव ऑन द होल पे पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। तो इसलिए सबको इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। केवल 21 जून को पर्यावरण दिवस घोषित कर देने और पर्यावरण दिवस मना देने से यहाँ इमिशन कम नहीं होगा। इधर एक पेड़ माँ के नाम से लगा देने से इमिशन कम नहीं होगा। उस पेड़ की कितने जीवन काल तक या कितने मतलब नवजात काल तक उसकी सुरक्षा हो रही है, वो भी सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि वह पेड़ कितने समय तक रहेगा, ये सुरक्षा में रहेगा, ताकि जाके आगे समय में वह बड़ा होगा, तब जाके वह कार्बन और बड़े लेवल पर ऑक्सीजन का जो है वह देगा और कार्बन का मुख्य रूप से कैप्चर करेगा, तब जाके करेगा। तो ऐसा नहीं कि केवल इनिशिएटिव चला दिया। हाँ, वो अलग चीज़ है कि 21 जून को पर्यावरण दिवस मनाया, अच्छी बात है, जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि जागरूकता फैलने से हो सकता है कोई नहीं ऐसे समझ रहा है, जागरूकता फैलाने से, बार बार उस इनिशिएटिव को लाने से लोगों में समझ बैठेगी, वो इसके प्रति जो है कदम उठाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन इनिशिएटिव सबको लेना है, इस पृथ्वी पे सबको रहना है, और सबको रहना है तो सबके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, किसी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, किसी के ऊपर कम पड़ेगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।